गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 से आज हम कर रहे हैं महासभा की शक्तियां एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। अभी तक आपने किया महासभा के अंतर्गत महासभा का गठन, महासभा का स्ट्रक्चर, उसकी रचना और हम किस प्रकार से उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अधिवेशंस कैसे होता है, कब होता है, उसमें मतदान पद्धति किस प्रकार की है, महासभा की समितियां किस प्रकार से कार्य करती हैं और महासभा में आयोग एवं समूह कौन कौन से हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। उसी श्रृंखला में अब हम करेंगे महासभा की शक्तियां और कार्य, कि महासभा के पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं और वो कौन कौन से कार्य करते हैं। क्योंकि महासभा एक प्रकार से विश्व संसद के समान है। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सब महासभा के सदस्य हैं और सभी को एक वोट देने का अधिकार है, प्रत्येक देश को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 10 से 17 तक में महासभा की शक्तियां और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। महासभा को प्राय संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद कहा जाता है। इसकी मुख्य शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विचारात्मक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं का उद्देश्य महासभा के रूप में एक ऐसी संस्था का निर्माण करना था जहां विश्व शांति की स्थापना से संबद्ध किसी भी विषय पर विचार विमर्श किया जा सके। चार्टर के अनुच्छेद 10 के अनुसार महासभा चार्टर के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों तथा चार्टर द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों के अधिकारों तथा कृत्यों से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार कर सकती है तथा उनके संबंध में अपनी सिफारिश कर सकती है। तो जब आप किसी भी अनुच्छेद में क्या लिखा गया है ये लिखोगे तो उसको अंडरलाइन भी करोगे और इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। जैसे आपने अभी देखा कि चार्टर के अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है। 10 में ये कहा गया है कि महासभा चार्टर के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं या चार्टर में जितने भी स्थापित जो विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, उनके अधिकार हैं या उनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित जो भी प्रश्न वगैरह है उन सब पर ये विचार कर सकती है और उनके संबंध में अपनी सिफारिश कर सकती है। यानी विश्व शांति की स्थापना से संबंधित किसी भी विषय पर विचार विमर्श किया जा सकता है। यह अनुच्छेद महासभा को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। कैल्सन के अनुसार, अब हम कोटेशन करेंगे और कोटेशन को भी आप कोमा, इन्वर्टेड कोमाज में और अंडरलाइन करके लिखोगे। कैल्सन के अनुसार कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, संभवतः कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विषय ऐसा नहीं है जिस पर महासभा विचार या सिफारिश नहीं कर सकती, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तात्पर्य क्या है, कैल्सन क्या कह रहे हैं? कैल्सन कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महासभा विचार नहीं कर सकती या सिफारिश नहीं कर सकती। यानी कोई भी विषय ऐसा छूता नहीं रह जाता है महासभा के द्वारा। और चार्टर के अनुच्छेद 11 के अनुसार महासभा विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने से संबंधित विषयों पर तथा निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण को नियमन करने वाले सिद्धांतों पर विचार विमर्श कर सकती है तथा इन सिद्धांतों के बारे में संघ के सदस्यों तथा सुरक्षा परिषद अथवा दोनों से सिफारिश कर सकती है। महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित कर सकती है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता हो। तो इसको भी आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, अंडरलाइन करोगे कि अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि जो महासभा है वो क्या करती है, वो विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने से संबंधित जितने भी विषय हैं या निशस्त्रीकरण से संबंधित या हम ये कहें कि शस्त्रीकरण को नियमित करने से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनके ऊपर ये विचार विमर्श कर सकती है और इन सिद्धांतों के बारे में संघ के जो सदस्य हैं तथा सुरक्षा परिषद अथवा दोनों से सिफारिश कर सकती है। महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उनके बारे में और संघ के सदस्यों तथा सुरक्षा परिषद अथवा दोनों से सिफारिश भी कर सकती है। यानी महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित कर सकती है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो। तो सुरक्षा परिषद को भी वो आगाह कर देती है क्योंकि जो सिफारिश करती है, वो जो विचार विमर्श करती है, उसकी सारी की सारी जानकारी वो सुरक्षा परिषद को देती है। परंतु अनुच्छेद 12 के अंतर्गत महासभा पर यह प्रतिबंध है कि यदि कोई विषय अथवा विवाद सुरक्षा परिषद के विचाराधीन है
तो महासभा उसके संबंध में तब तक सिफारिश नहीं करेगी जब तक परिषद उसे ऐसा करने के लिए ना कहे। तात्पर्य क्या है कि यदि मान लो कोई विषय या कोई विवाद सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचार विमर्श के लिए गया हुआ है और वो विचार विमर्श कर रही है, उसके ऊपर कार्य कर रही है, सुन रही है उसको, तब तक महासभा उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं कर सकती जब तक कि सुरक्षा परिषद उसको ना कहे। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद जो है वो महासभा से महत्वपूर्ण तो है ही। अब चार्टर के अनुच्छेद 13 के अनुसार महासभा निम्न प्रयोजनों के लिए अध्ययन कर सकती है। प्रयोजन, उद्देश्य के निम्नलिखित जो उद्देश्य हैं, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए वो अध्ययन कर सकती है? उनमें से पहला है राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्रमिक विकास तथा संहिताकरण। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर जो महासभा है वो विचार विमर्श करना, बातचीत करना, जितने भी सदस्य राष्ट्र जब आते हैं तो उनसे आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए कहना, ये सारे कार्य, यानी कोऑर्डिनेशन आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास की भावना उनके अंदर आए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की भावनाएं, ये सारे कार्य महासभा करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का निरंतर विकास और उनको एक नियम से उनको रखना, तो ये कार्य भी महासभा करती है, उसका अध्ययन कर सकती है, करती है। दूसरे नंबर पर आता है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देना। तात्पर्य क्या है कि महासभा और किन उद्देश्यों का अध्ययन करती है? उद्देश्य क्या हमारे? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों के अंतर्गत सभी देशों में आपस में सहयोग की भावना को बढ़ाना या सहयोग कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना तथा जाति और लिंग, धर्म, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर या बिना किसी भेदभाव के सबके लिए जो मानव अधिकार हैं, जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, उनकी प्राप्ति करने में सहायता देना। तो इस प्रकार महासभा के पास बड़े व्यापक विचार विमर्श संबंधी अधिकार हैं। अब आपने जो विचारात्मक कार्य हैं, डेलिब्रेटिव फंक्शंस हैं, उनमें आपने देखा कि किस प्रकार से महासभा किन किन सिद्धांतों के ऊपर, किन किन उद्देश्यों को लेकर विचार विमर्श कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, अध्ययन करती है। और इसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 13 तक के अंतर्गत जो भी उद्देश्य रखे गए हैं वो सारे के सारे विचारात्मक कार्यों में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस। महासभा को जो महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं वो इस प्रकार से हैं। अब कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं महासभा को? सबसे पहली है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार करती है और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। द जनरल असेंबली शैल कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के लिए जो भी बजट है, आय और व्यय के साधन, कितनी आय अनुमानित, कितना खर्चा अनुमानित, और जो जो देश चंदा देते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं, कितनी करेंगे, तो इन सारे के सारी जो भी विषय हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करना, इसके अलावा स्वीकृति प्रदान करना महासभा का कार्य है। दूसरे नंबर पर आता है संघ का खर्च महासभा द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा वहन किया जाएगा। यानी महासभा इस बात का भी ध्यान रखती है कि सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो अपना अपना खर्चा जो उनके हिस्से आता है वो उसका वहन करें, अपने उत्तरदायित्व को, आर्थिक उत्तरदायित्व को पूरा करें। यानी द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बोर्न बाय द मेंबर्स एज अप्रूव्ड बाय द जनरल असेंबली। तीसरे नंबर पर हम बात करें कि विशेष अभिकरणों के साथ बजट तथा वित्त संबंधी समझौतों पर विचार करना तथा अभिकरणों के प्रशासन संबंधी बजटों की जांच करना। इसके अलावा क्या कार्य करती है कि जो इसकी स्पेशल एजेंसीज हैं उनके साथ भी बजट और वित्त संबंधी समझौतों पर ये विचार विमर्श करती है, और जो भी इसकी एजेंसियां हैं उनको प्रशासन संबंधी जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बजट आता है उसकी भी वो जांच करती है, यानी ऑडिट का कार्य भी करती है। अब हम बात करें चौथे नंबर पर, यदि कोई सदस्य राष्ट्र संघ का अथवा अपना अंशदान नहीं देता है तो वह भाग पिछले 2 वर्ष के अंशदान के बराबर अथवा उससे अधिक हो तो वह साधारण सभा में मतदान नहीं कर सकता, यानी महासभा में। परंतु यदि महासभा को यह विश्वास हो जाए
कि अंशदान का भुगतान करना उस सदस्य राज्य की शक्ति से बाहर है तो वह उसे मतदान करने की अनुमति प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 19 यूएन चार्टर, यानी यूएन चार्टर के आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी सदस्य जो राज्य है वो संघ का अपना जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन अगर नहीं देता है और वह भाग पिछले 2 वर्ष के अंशदान के बराबर हो गया है और उससे अधिक हो गया है, तो उसे महासभा में मतदान वो करने का अधिकार वापस ले लेते हैं। लेकिन यदि उन्हें लगे कि वाकई में ही वो देश वो अंशदान नहीं कर सकता था, भुगतान नहीं कर सकता था, या उस सदस्य राज्य की शक्ति से बाहर है, तो उसे मतदान करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। और ये हमने जब मतदान पत्ती की थी उसमें भी हमने इसको देखा था और अच्छे से समझ लिया था। तो इस प्रकार आपने ये दूसरा कार्य किया, वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस, कि महासभा को जो महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं वो किस प्रकार की हैं कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। संघ का खर्च महासभा द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा वहन किया जाता है। और विशेष अभिकरणों के साथ बजट तथा वित्त संबंधी समझौतों पर विचार करना तथा अभिकरणों के प्रशासन संबंधी बजटों की जांच करना भी इसका कार्य है। और यदि कोई सदस्य राज्य जो है वो अपना अंशदान नहीं दे पाता है तो महासभा उसको मतदान में भाग लेने से मना कर सकती है। लेकिन यदि उसे लगे कि वाकई में ही वो नहीं कर सकता है तो वो उसे मतदान के लिए अनुमति भी दे देती है। तो आज हमने 2 प्रकार के विचारों को समझा, एक इसके विचारात्मक कार्य और दूसरा इसके वित्तीय कार्य। नेक्स्ट हम इसके अन्य कार्यों और शक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।